हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग पूरा देखिएगा। तो आपका जो मेन टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। पेपर संख्या आपका तीसरा है यानी थर्ड पेपर है, जो कि आपका जेंडर एंड डेवलपमेंट है, लिंग एवं विकास है। क्या है तो आप बताएंगे। लिंग एवं विकास जो है ये आपका क्या है, तो ये आपके पेपर का नाम है। इसमें ही आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैंने यहाँ पे जी हाँ प्रश्न को ही रख दिया है, प्रश्न को रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं ये आपको लॉन्ग में बता रही हूँ, और लॉन्ग का हो आप जब भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, अपना मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, तो उस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। मैंने भी जो है पेपर मॉडल पेपर हमने अपलोड किया है थर्ड का, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण से कई क्वेश्चन आए हैं आपके। लघु उत्तरीय में भी है, अति लघु उत्तरीय में भी है, और विस्तृत उत्तरीय में, यानी वेरी शॉर्ट शॉर्ट और क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों में ही ये क्वेश्चन आए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि एक ही चैप्टर से अगर तीनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर आप लोग एक सेकंड, ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक सेमेस्टर का जो इसी तरीके से मॉडल पेपर हो या सिलेबस की बात की जाए या आपके जो है थ्योरी की बात हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बस सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, चलिए हम लोग बिना बात किए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन को हमने कहा इसलिए हमने कर दिया, महिला सशक्तिकरण या संरक्षण के लिए बनाए गए कुछ सरकारी कानून के बारे में आपको बताना है। आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता है दहेज निषेध अधिनियम क्या है, गर्भावस्था अधिनियम क्या है, समान परिश्रमिक अधिनियम क्या है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लघु उत्तरीय में आपसे पूछ लिया जाएगा किन्हीं दो महिला सशक्तिकरण के अधिनियम बताइए, या जो कार्य है बताइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपका एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं किसकी, महिला सशक्तिकरण की अगर हम लोग भारत में बात करते हैं तो इसमें कई कानून बने हुए हैं जो कि आपके जो है बहुत ज़्यादा ही ओके बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि आजकल महिलाएं दूर जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आज वो चाहे आप घर की बात करें, घर से लेकर ये अंतरिक्ष तक आपकी महिलाएं पहुंच गई हैं। हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के नियम तो बने ही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी जगह है, कुछ लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है जो कि अभी भी वो औरतों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या उनको बाहर नहीं जाने देते। बाहर उनके घर के कार्य हो, जिम्मेदारी की बात हो या कोई निर्णय लेने की बात हो, तो वहाँ पर उनको रोका जाता है कि आपको नहीं बोलना है। तो ये ऐसी कुछ लोगों की मानसिकता के वजह से हो रहा है। तो आपको देखना क्या है, अधिनियम तो बहुत सारे अधिनियम बने हैं, आप लोगों को पता भी होगा। दहेज निषेध अधिनियम हो जाए, चाहे सती प्रथा अधिनियम हो जाए, बाल विवाह अधिनियम हो जाए, ओके, बाल विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम, ये सारे अधिनियम होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं आप लोग को ऐसे बताती जा रही हूँ, बाकी तो मैंने मेंशन किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने दहेज, हम लोग जो आप लोगों का है क्या, तो आप बताएंगे। सबसे पहला अधिनियम दहेज अधिनियम की बात करेंगे, 1961 में आया था अधिनियम। दहेज अधिनियम का मतलब आप लोगों को पता है कि लोगों की अभी भी आप सरकारी एसएससीपी अधिनियम लागू हो गया है, लेकिन आप अगर अपने समाज में प्रैक्टिकली आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि आप किसी सरकारी जो जॉब करता है, चाहे वो प्राइमरी का टीचर ही क्यों ना हो, वो रेलवे के ग्रुप डी का ही जॉब क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर एक जो है
वधू पक्ष के कोई लोग उनके पास रिश्ता लेके जाते हैं तो आपने देखा है कि उन लोगों की कितनी लंबी चौड़ी वाली क्या बनता है, लिस्ट बनता है कि मुझे ये लेना है, हमने अपने बच्चे को पढ़ाया है, इनको नौकरी दिलाई है तो मुझे इतना दहेज लेना है, इतनी की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, तो उनकी अपनी लिस्ट आ जाती है। बहुत लोग तो मुंह खोल के नहीं कहते, फिर कह देते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनका वो होता है कि आज के समाज के मतलब जैसा समाज में चल रहा है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। इस तरह से लोग करते हैं। तो ये दहेज निषेध अधिनियम है कि इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या शादी के बाद महिला से कुछ भी लेना देना जो है अपराध माना जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सी बात, आप लोग इसको समझ जाइए कि दहेज प्रथा क्या होती है। तो ये अधिनियम लागू हो गया है। अगर आप कहीं जाके शिकायत कर देते हैं ऐसे लोगों के लिए तो एक्शन लिया जाता है। ओके, दूसरा अधिनियम आपका जो है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम में क्या होता है, तो हिंदू विवाह अधिनियम में ये 1900 कब आया था, 55 में, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम। तो इसमें क्या लागू किया गया है कि एक समय में एक ही पति या पत्नी से शादी वो कर सकते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम है। इसमें चाहे महिला हो या पुरुष दोनों को तलाक देने का भी अधिकार है। महिला चाहे तब भी तलाक दे सकती है, पुरुष चाहे तब भी वो अधिकार, उनको भी अधिकार है, वो भी तलाक दे सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या था, तो ये आपका हो गया क्या, तो आप बताएंगे कि ये आपका हिंदू विवाह अधिनियम है। ओके, इसमें एक से पत्नी या मतलब एक से ज़्यादा पति या पत्नी नहीं रख सकते हो, और दोनों को क्या किया गया है, समान इक्वल जो है अधिकार है कि वो तलाक दे सकते हैं। ओके, दूसरा जो है आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसका मतलब क्या है, तो इसमें क्या होता है, इस अधिनियम में महिला श्रमिक हो, यानी कि कहीं पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मनरेगा देख लीजिए, तो जितना पुरुष को दिया जाता है 320 रुपये शायद, आई थिंक एक पर डे का है मनरेगा का, तो पहले 250 था, अब 320 हो गया, ऐसा कुछ है। तो सभी को वो जो आप मजदूरी कर रहे हो वहाँ पे आपको इक्वल दिया जाए। ये नहीं कि पुरुष ज़्यादा काम करते हैं तो पुरुष को 320 दिया जाए, महिलाएं कम काम करती हैं तो उनको 220 दिया जाए। समान मजदूरी देने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ओके, कोई भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाती है इस अधिनियम में 1948 में। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर देखेंगे। फ़ोन नंबर पे है खान अधिनियम या कारखाना। खान का मतलब आप लोग समझ जाइए। खान का मतलब होता है जो खान होते हैं, जो बड़े बड़े कुएं होते हैं जहाँ से खुदाई करके तेल निकाले जाते हैं, सोना वगैरह, तो जो कोयला निकाले जाते हैं वो आपका खान हो जाता है। कारखाना, तो कारखाना तो आप लोग को पता है 1952 में ये लागू किया गया था अधिनियम। यहाँ पे जो आपके दोनों अधिनियम क्या है, ये इसमें परिधान क्या है कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को चाहे आप 6 PM, यानी कि आपका क्या कहा गया है कि इसमें कि जो महिलाएं हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, 6 AM से और 7 PM। ओके, 7 PM, यानी कि आप 6 PM के पहले और शाम के 7 PM के बाद उनसे काम नहीं करा सकते हो। ये अधिनियम लगाया गया है किसके द्वारा, किसमें, खान अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1900। अच्छा, कारखाना अधिनियम यहाँ पे दोनों का एक ही काम है। ये 1900 किसमें, 1948 में इसको लागू किया गया था। ओके, 1948 में। फिर से लिख रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। किसमें, तो आप बताएंगे कि 1948 में, 1948 में कारखाना अधिनियम लागू हुआ था और खान अधिनियम 1952 में लागू हुआ था। दोनों में एक ही चीज़ है कि इनको क्या कर सकते हैं आप, कि इसके एक समय निर्धारित कर दिया गया, इसके बाद आप इससे काम नहीं करा सकते हैं, और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाए, इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। ओके, देन आपका 5 नंबर पे है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ये 1956 में शुरू हुआ था। तो इसमें आप सबको पता है कि इसमें क्या होता है, हिंदू उत्तराधिकारी में कि जो एक पुरुष है, ठीक है, जो एक माता पिता हैं, सॉरी, जो एक माता पिता हैं, क्या हैं, तो इस अधिनियम में माता, ठीक है, माता और जो पिता के जो संतान होते हैं,
चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों का क्या है, समान, उनकी संपत्ति पे समान अधिकार होता है। अगर एक पुत्री चाहे तो वो अपने पापा के या माँ, जो भी माता की संपत्ति है उसमें अपना अधिकार ले सकती है। किसके अंतर्गत, तो आप बताएंगे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये रखा गया है। ओके, उसके बाद 6 नंबर पे आप लोग देखेंगे, 6 नंबर पे अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 क्या है, तो जो है अनैतिक देखिए, जो अनैतिक तरीके से महिलाओं का, जो महिलाओं हो या लड़कियों के यौन शोषण के लिए जो उनकी तस्करी की जाती थी, पहले लड़कियों को ले जाकर विदेशों में बेच दिया जाता था, उस पर रोक लगाया गया इस अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा, तो आप बताएंगे कि अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। ओके, उसके बाद 6 नंबर पे आपका आएगा, 7 नंबर पे आपका आएगा, 7 नंबर पे आपका है क्या है, तो आप बताएंगे, ये मैट्रिक लिखा था, ठीक है, चलिए इसको गलत, यहाँ पे आपका ये जो होगा मातृक होगा, ठीक है, मातृक लाभ अधिनियम। अब मातृक लाभ अधिनियम क्या है, तो ये अधिनियम है कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो जॉब कर रही हैं, सरकारी जॉब कर रही होती हैं, जब वो क्या होती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो बच्चे के जन्म से पहले, ठीक है, बच्चे से जन्म से पहले कितना, 13 सप्ताह, और बच्चे के जन्म के बाद 13 सप्ताह, यानी कि आप 7 महीना यानी 3 महीने की छुट्टी आपको पहले मिलेगी, डिलीवरी के पहले, और डिलीवरी के बाद आपको क्या किया जाता है, 3 महीने की छुट्टी दी जाती है। ओके, 3 महीने की छुट्टी दी जाती है, 3 महीने 1 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। ओके, कितना, तो 3 महीने 1 सप्ताह की छुट्टी उन लोगों को मिलती है, यानी कुल मिला के 6 सप्ताह 6 महीना 2 सप्ताह की छुट्टी उनको दी जाती है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, मातृक लाभ अधिनियम 1961 के द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया, जिसमें उन्हें उनकी देखभाल हो गया, जो भी चीज़ें हैं ये। और इसमें अगर कोई महिला इस दौरान कोई रोजगार के लिए बाहर निकलती है तो उसे कानूनी जुर्माना भी लिया जाता है। ओके, तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर पे आपका क्या आता है, 8 नंबर पे आता है गर्भावस्था अधिनियम। तो ये अधिनियम आप लोग को पता है, तो इस समय पे क्या हो रहा है, 1971, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बालाधिकार की जो है, जो बाला सॉरी बलात्कार से पीड़ित होती हैं, ठीक है, महिला हो गई, कोई पीड़ित महिला है या लड़की है, किसी बीमारी की हालत में है या मानवीय चिकित्सीय, मतलब कोई भी उनको कोई भी समस्या हो रही है, उसमें उनको क्या किया जाता है, 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। समान परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को ही गिराने की अनुमति दी गई है। ओके, अगर मान लीजिए कोई किसी से पीड़ित हो गई, बलात्कार हो गया या कोई बीमारी है उसे, कोई भी चीज़ है, तो ऐसी हालत में उसको गर्भ गिराने की जो व्यवस्था की गई है, तो वो 24 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। ओके, तो इस अधिनियम, गर्भावस्था अधिनियम 1971 आप लोग समझ गए होंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दूसरे वीडियो में स्पष्ट कर दूंगी। उसके बाद समान परिश्रमिक अधिनियम 1956, तो इसमें भी यही चीज़ है कि जो महिला और पुरुष होते हैं दोनों को समान वेतन प्रदान की जाए, दोनों ही श्रमिक को समान भुगतान की जाए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ओके, इसके भी यानी इसका भी एक समान जो होता है वेतन के लिए अनुदान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 10वें नंबर पर क्या, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व या प्रतिषेध अधिनियम। इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं का बहुत लोग चित्र बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो जैसे महिलाओं की जो भी होती है, चाहे वो महिला से संबंधित, चाहे विज्ञापन हो या प्रकाशन हो या लेखन हो या कोई प्रिंटिंग हो, किसी भी प्रकार से उनके साथ अभद्र जो प्रदर्शन किया जाता है उस पर प्रतिबंध करना ही क्या होता है, महिला का अश्लील प्रतिनिधित्व या प्रतिषेध अधिनियम 1986। ओके, 10 नंबर पे है। उसके बाद सती प्रथा को आप सबको पता है, सती प्रथा क्या है, तो जो पहले क्या था 1987, तो इसमें क्या होता था कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसको अपने पति के साथ
चिता में जलना पड़ता था, तो उस प्रथा पर अधिनियम लगाया गया, रोक लगाया गया। ऐसा अब नहीं होता है। ओके, उसके बाद 12 नंबर पे आपका है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये 1990। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि महिला के लिए समान अधिकार हो, ये एक गठन किया गया जो कि महिला के अधिकारों की सुरक्षा, उनका अधिकार दिलाने में, उनकी हेल्प करने में उनका सहयोग देती है। ओके, उसके बाद आपका देखिए कुछ भारत सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई। ये योजनाएं आती हैं, तो कुछ योजनाएं चलाएंगी जिसमें आपके घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में ये शुरू किया गया था, जिसमें घरेलू हिंसा होती है, महिला के साथ मारपीट हो जाए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या क्या कहते हैं मौखिक या भावात्मक हो, या यौन संबंधी कोई भी, इसमें जो उनके साथ अहिंसा होती है उस पर रोकथाम या दुर्व्यवहार जो हो रहा है उस पर रोकथाम लगाया जाता है इसके द्वारा। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग जो देखेंगे वो 14 नंबर पे है, वो है स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसके अंतर्गत देखिए जो इस अधिनियम के सार्वजनिक और निजी संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जब कोई इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें किया गया है कि महिलाएं जब बाहर काम करने जा रही हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, वहाँ पर अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष कर्मी जो है दुर्व्यवहार करता है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाता है और उसमें सजा देने का एक प्रावधान किया गया। वो किसमें किया गया? 2013 में किया गया। कुछ बहुत सारे और भी बहुत सारे कानून हैं, आप लोगों को अगर हम बताना चाहें तो बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 हो गया, बागन श्रमिक अधिनियम 1951 हो गया, बंधुआ श्रम प्रणाली या उन्मूलन अधिनियम 1976 हो गया। तो अभी भी बहुत सारे अधिनियम हैं, आप लोगों के बहुत सारे अधिनियम आते हैं। कानूनी चिकित्सा महिला अधिनियम हो गया, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम हो गया, भारतीय तलाक अधिनियम 1996 हो गया, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 हो गया, विशेष विवाह अधिनियम 1944 हो गया, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हो गया, हिंदू प्रदत्त ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956। ये सारे उसके अलावा भी अधिनियम हैं जो मतलब चलाए जा रहे हैं। भारत में इतने सब कानूनों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी महिलाओं को पुरुष के पैरों की जूती के बराबर माना जाता है। इसका मुख्य कारण महिला अशिक्षा, आर्थिक कमी है, महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बताया कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो महिलाओं के अभी भी शोषण होता है। क्यों होता है? तो वो होता है अज्ञानता। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको पता नहीं है कि इसके पीछे भी हम आवाज़ उठा सकते हैं। ये सारे कारण होते हैं। ओके, तो ये सारे कारण होते हैं। अगर हम आप लोग को बताएं तो हमारी अभी नंदी की शादी हुई थी, तो उसमें जो लेन देन की बात होती है उसमें हमने बोल दिया था, तो वो लोग कहे कि हम इस घर में शादी नहीं करेंगे। उन लोग का कहना ये था कि मैं इस घर में शादी इसलिए नहीं करूँगी, जहाँ पे महिला प्रधान होगी मैं उस घर में शादी नहीं करूँगा। तो ये सारी मेंटेलिटी होती है अभी भी लोगों में, और हमारे भारत समाज में तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो ये तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताई। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा से स्वास्थ्य नहीं अच्छा है मेरा, तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ा चेंज लग रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।